स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर यानी टॉप लाइंस पर। और टॉप लाइंस के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आप तक पहुंचा दें, जहां जी राम जी पर सवाल और मनरेगा पर खामोशी। जी हां, तमाम सवाल इस वक्त जी राम जी बिल को लेकर के उठाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं मनरेगा पर जब सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं तो खामोशी और चुप्पी नजर आ रही है। कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से तमाम सवाल मनरेगा को लेकर वीबी जी राम जी को लेकर उठाए जा रहे हैं और साथ ही मनरेगा के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात भी कही जा रही है कि हम मनरेगा का साथ देंगे और लड़ाई लड़ेंगे। आखिर क्या है पूरी कहानी, बताएंगे विस्तार से आपको क्या कुछ कहना है सोनिया गांधी का। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी आप तक पहुंचा दे, पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी हुई, जहां बांग्लादेश में हिंसा काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उस हिंसा का असर यह है कि भारत में भी काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जिस तरीके से हिंसा हो रही है, क्योंकि पिछले साल सत्ता पलटने के बाद में हिंदुओं के खिलाफ लगातार कई तरीके की खबरें वहां से निकलकर सामने आई। हिंदुओं की हत्या वहां पर की जा रही है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके जो मंदिर हैं उनको आग के हवाले किया जा रहा है। और इन सब के बीच में मोहम्मद यूनुस सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ लीपापोती करने का काम कर रही है। और ताजे मामले कौन कौन से हैं बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है अमेरिका और वेनेजुएला से जुड़ी हुई, जहां टकराव अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और ऑयल मार्केट पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। जी हां, दरअसल अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला का एक और तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया गया है, जिसको लेकर वेनेजुएला ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है। आखिर क्या कुछ है पूरी कहानी, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। और पहली और प्रमुख खबर आपको बताते हैं, जहां केंद्र की एनडीए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में मनरेगा की जगह पर वीबी जी राम जी बिल लेकर आई और इस बिल को संसद के दोनों सदनों से पास भी कर दिया गया। और जब से बिल ये पास हुआ तभी से इस पर सियासत भी चरम पर है। कांग्रेस मनरेगा को खत्म करने के तमाम आरोप केंद्र पर लगा रही है, साथ ही कुछ लोग वीबी जी राम जी बिल को लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी फैला रहे हैं। आखिर मनरेगा और वीबी जी राम जी में क्या कुछ अंतर है, क्यों इसे बदलने की जरूरत पड़ी, और ये हम रोज रोज आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सच्चाई को नकारते हुए कांग्रेस और साथ ही कुछ लोग, कांग्रेस जो है वो लोगों को गुमराह करके सिर्फ अपने राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। इसके खिलाफ लड़ने की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। सोनिया गांधी की तरफ से बयान भी सामने आया, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है। मनरेगा के नाम पर फिर एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है, भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है। यह कानून मजदूरों को रोजगार देने की पूरी गारंटी है। विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित गांव का संकल्प पूरा करता है। इसमें एक और विशेष प्रावधान है, प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ा के 9% कर दिया गया है। इस राशि से काम कराने वाले हमारे साथी
पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, मैं टेक्निकल स्टाफ, उसको समय पर वेतन मिलेगा, भरपूर वेतन मिलेगा, ताकि वो ठीक से काम करा सके। दरअसल हाल ही में सोनिया गांधी की तरफ से एक वीडियो संदेश जारी किया गया है और सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर इस वीडियो संदेश के जरिए केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया गया है। यह बयान उनकी तरफ से सामने आया और वीडियो मैसेज के जरिए उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र पर निशाना साधा और वीबी जी राम जी बिल पर भी निशाना साधती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि साल 2004 में आम सहमति से यह कानून पास हुआ था और मनरेगा को उन्होंने क्रांतिकारी कदम बताया है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने कहा कि इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। अब सोचिए कि मुकाबला करने की बात सोनिया गांधी कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है और इसी तरीके और इसी के साथ में कई सारे आरोप भी वो लगा रही हैं। लेकिन सबके बीच में अनुराग ठाकुर की तरफ से क्या कुछ कहा गया है कांग्रेस को लेकर, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। महात्मा गांधी जी के नाम की बात करती है तो मेरा एक सवाल सभी कांग्रेसियों से है, कोई एक कांग्रेसी जवाब दे दे। 1989 जवाहर रोजगार योजना इसका नाम रखा गया। 1999 इसका नाम जवाहर स्वर्णिम रोजगार योजना रख दिया गया। 2001 संपूर्ण रोजगार योजना रख दिया गया जिसमें फूड फॉर वर्क, और 2004 में इसका नाम जब फिर वापस यूपीए सरकार आई तो इसका नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा रखा गया। और जब 2009 में फिर जाके महात्मा गांधी नरेगा नाम इसका रखा गया। तो मैं कांग्रेस से सवाल पूछता हूं, इनको महात्मा गांधी 2009 में याद आए, इससे पहले याद नहीं आए? पहले क्यों नहीं याद आए? पहले तो जवाहर जी के नाम से रखा था। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने इस बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश में लगी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं और साथ ही इंडियन एक्सप्रेस से वरिष्ठ पत्रकार हरिकिशन शर्मा इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास में आना चाहेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस जो है लगातार एक एक करके बयान सामने आ रहे हैं वीबी जी राम जी बिल को लेकर के और उसके कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार पर कि मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया गया है। सोनिया गांधी की तरफ से यह बयान सामने आया है वीडियो संदेश में। ये देखिए कृतिका, कांग्रेस का जो विरोध है उसमें दो रणनीति नजर आती है। जब ये बिल आया संसद में, शुरू में पूरा विरोध इस पर था कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया जी। और उसका जब जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जोरदार तरीके से दिया गया कि इससे पहले जब योजना थी उसमें महात्मा गांधी का नाम नहीं था और जवाहर के नाम पर जो योजना थी तो आपने जवाहर का नाम हटाया तो क्या आप नेहरू विरोधी हो गए? और तर्कों के साथ सत्ता पक्ष ने अपनी बात रखी कि गांधी जी दिल में बसते हैं और तमाम योजनाएं उनसे प्रेरणा लेती हैं जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करती है। फिर कांग्रेस ने थोड़ी सी रणनीति बदली और अब वो कह रहे हैं कि गारंटी खत्म की गई है और राज्यों पर बोझ बढ़ाया गया है। अब उस तरह इस नए कानून का विरोध किया जा रहा है। अब बीजेपी ने पलटवार किया, सत्ता पक्ष ने पलटवार किया कि देखिए 100 की जगह 125 दिन इसमें रोजगार की गारंटी है, 15 दिन की जगह अगर 1 हफ्ते ही देरी होती है मजदूरी की तो इसमें प्रावधान है। तो फिर कहां दिक्कत है? अब बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल जो कच्चा काम होता था उसमें बहुत भ्रष्टाचार की गुंजाइश थी, उसको रोका गया है। तो ये कौन स्वीकार नहीं करेगा कि मनरेगा लागू होने के बाद उसमें बहुत भ्रष्टाचार था जो समय के साथ कम हुआ लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। कुछ कानून के प्रावधानों की वजह से ये इसमें गुंजाइश बनी रहती थी। तो उनको दूर करने का काम जब मोदी सरकार ने किया है, संसद में बिल लाकर दोनों सदनों में पारित हुआ है, 6 महीना राज्यों को समय मिलेगा, फिर विरोध क्यों किया जा रहा है? ये बात अब सत्ता पक्ष की तरफ से कही जा रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कई सारे सवाल भी और आरोप भी। लेकिन इसके साथ ही हरिकिशन शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिकिशन जी, अगर हम देखें तो समय की जरूरत है परिवर्तन करना।
यहाँ तक कि आपके हमारे पास में जो मोबाइल फोन है वो भी समय समय पर अपग्रेड होते हैं। तो आखिर क्यों योजनाओं को अपग्रेड ना करने के लिए कांग्रेस लगातार इसके पीछे पड़ी हुई है? क्यों मनरेगा को ही कांग्रेस चाह रही है, जबकि शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मनरेगा का एक अगला कदम है वीबी जी राम जी, क्योंकि उसमें कई सारे बदलाव भी किए गए हैं। 100 दिन से 125 दिन रोजगार की गारंटी की बात कही जा रही है, पारदर्शिता है, भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, आधार कार्ड से लिंक होगा, ये तमाम बदलाव उसमें किए गए हैं। हरि किशन जी। देखिए, कोई भी योजना जब सरकार लेके आती है तो वो उस सरकार की राजनीतिक दर्शन, उसकी सोच और उसके जो घोषणा पत्र है उसमें किए गए वायदों का वक्तव्य होती है। वो योजना वो उसको मूर्त रूप देती है, जो भी राजनीतिक दल हो सत्ता में। नरेगा जब आया, नरेगा उस समय तत्कालीन सरकार की, उस समय हमारे देश की जिस तरह की स्थितियां थीं, आर्थिक सामाजिक स्थितियां, उनको ध्यान में रखते हुए नरेगा को डिजाइन किया गया। 2009 में उसका नामकरण भी महात्मा गांधी नरेगा किया गया। और आज जब 20 साल बाद जैसा आपने कहा कि बदलाव की आवश्यकता होती है, तो बदलाव के रूप में ये विकसित भारत जी राम जी विधेयक जो सदन के दोनों संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ है, ये आपके समक्ष है। और ये आज की जो परिस्थितियां हैं, आज के जो सरकार के लक्ष्य हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और आप एक चीज़ अगर देखें, आप नरेगा कानून का उद्देश्य पढ़ें तो उसकी पहला उद्देश्य उसमें बहुत ही स्पष्ट था कि नरेगा ग्रामीण आजीविका की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लाया गया है। और विकसित भारत जी राम जी विधेयक का अगर आप उद्देश्य पढ़ें तो इसका उद्देश्य भी स्पष्ट है कि ये देश को जो विकसित बनाने का एक समग्र लक्ष्य है, एक बड़ा राष्ट्रीय लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति की दिशा में गांव का विकास हो, विकसित बने गांव, और उस लक्ष्य के साथ साथ जो रोजगार की गारंटी है वो 125 दिन की गारंटी उन परिवारों को मिले जिनके सदस्य स्वैच्छिक रूप से अकुशल श्रम करना चाहते हैं गांव में रहते हुए। तो दोनों ही जो कानून हैं, दोनों अलग अलग पृष्ठभूमि में आए हैं, अलग अलग समय पे आए हैं और अलग अलग राजनीतिक सोच के साथ और उद्देश्य के साथ आए हैं। लेकिन इसमें देखिए, हम सभी का लक्ष्य है कि विकसित राष्ट्र हो साल 2047 तक, और विकसित राष्ट्र में हर एक की अपनी अपनी भूमिका है, किसानों की अपनी भूमिका है, मजदूरों की अपनी भूमिका, महिलाओं की, युवाओं की, हर क्षेत्र की, हर राज्य की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। तो आखिर क्यों इसके पीछे इतने तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और मनरेगा को खत्म करने की बात कही गई है कि मनरेगा को बुलडोजर से खत्म कर दिया गया, उससे दबा दिया गया है, इस तरीके के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो हम जब कोई राजनीतिक दल अपनी बात रखता है तो वो अपने राजनीतिक दृष्टि के आधार पर रखते हैं। आप अगर इन दोनों विधेयकों को समानांतर रख के देखें कि जैसा मैंने कहा, नरेगा का उद्देश्य श्रमिकों की आजीविका को सुरक्षित करना था, उसको बढ़ाना था। यहाँ पर उद्देश्य आपका उस आजीविका की गारंटी रखते हुए आपको एक दूसरा उद्देश्य जो है, बड़ा उद्देश्य जो आपने तय किया है, विकसित राष्ट्र बनाना है। तो उसमें ये कार्यक्रम कैसे उपयोग हो सके, कैसे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो उसमें कैसे रोल अदा कर सके, तो इसके प्रावधान इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तय किए गए हैं। तो विरोध का कारण अगर देखिए नाम है, विरोध का कारण अगर प्रावधान है, तो मैं समझता हूँ प्रावधान विरोध का बड़ा कारण होना चाहिए, क्योंकि उससे फर्क पड़ेगा। नाम तो सरकारी योजना का आप जो राजनीतिक दल सत्ता में है, जो उनको लगता है उपयुक्त नाम आप तय कर सकते हैं, लेकिन प्रावधान जो है वो प्रावधान लोगों के हित में है, वो प्रावधान लोगों को किस तरह फायदा पहुंचाएंगे ये ज़्यादा जरूरी है। और चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि अब ये योजना जिस रूप में है, नरेगा एक अलग कानून था, वो इसके बाद रिपील हो जाएगा जब ये लागू होगा विकसित भारत जी राम जी। तो अब हमको चर्चा मेरे ख्याल से इस बात पे करनी चाहिए कि विकसित भारत जी राम जी के जो प्रावधान है उनका जमीन पे कैसे क्रियान्वयन होगा, उनमें क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, क्या उससे सीख मिल सकती है, कैसे उनको और बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे कि जिन लोगों को उससे फायदा पहुंचना है उनको उसका पूरा फायदा पहुंचे। और जो कमियां
विगत में रही हैं वो कमियां दूर की जा सकें। जी, आपने खुद ही कहा कि मनरेगा में कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी और समय के साथ बदलने की भी जरूरत हर चीज को होती है, लेकिन आखिर ऐसी कौन कौन सी कमियां थी जिनमें सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत थी समय के साथ? देखिए, एक तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भ्रष्टाचार एक बड़ी चुनौती है और कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि इसके क्रियान्वयन में अनियमितताएं हैं और जी। कई और कार्यक्रमों में भी इस तरह की अनियमितताएं होती हैं कि जहां पर अपात्र व्यक्ति उस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं, जिनको उसका लाभ मिलना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। तो अगर उसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए इसमें चाहे सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर देने की बात कही गई है या बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस के माध्यम से जो नरेगा में भी प्रयोग किया गया था उसकी बात कही गई है। जी। अगर सूचना प्रौद्योगिकी का तंत्र और प्रभावी निगरानी तंत्र अगर आप विकसित करते हैं इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में और उससे अगर आप ये सुनिश्चित करते हैं कि अनियमितताएं कम हो, सिर्फ पात्र लोगों को ही इसका फायदा मिले और इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश बिल्कुल ना हो और कम से कम हो, तो मैं समझता हूँ कि ये संसाधनों का सदुपयोग होगा। बिल्कुल बिल्कुल, टेक्निक के तौर पे भी अगर हम देखें तो इसमें पूरा डिजिटलीकरण भी किया जा रहा है, आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है और इस तरीके के कई सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, सीधे तौर पर जब से संसद में इसको पेश किया गया था, संसद के दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तभी से लगातार विरोध इसका किया जा रहा है, जबकि इस बीच में शिवराज सिंह चौहान हर एक सवाल का जवाब दे चुके हैं। यहां तक कि भी हाल ही में भी उन्होंने जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं लोगों के द्वारा और खासतौर पर विपक्ष के द्वारा जो जिस तरीके की गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, उसको इस पर एक बार फिर से अपनी बात कही और जवाब दिया उसका। कृतिका, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण कानून था नरेगा और जब आया तो बड़ी चर्चा हुई। इस बात की भी चर्चा हुई कि ग्रामीण इलाकों में इसका एक इम्पैक्ट पड़ा है। इस बात की भी चर्चा हुई कि इसमें बहुत बंदरबाट होती है, जो फायदा श्रमिकों को मिलना चाहिए वो पंचायत प्रमुख या फिर ब्लॉक के स्तर पर या लोग उठा लेते हैं, श्रमिकों तक कम फायदा होता है। बदलाव किए गए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, सीधे खाते में जब पैसा जाना शुरू हुआ तो काफी हद तक वो भ्रष्टाचार खत्म हुआ। हालांकि वहां पर भी कुछ दिक्कतें आई। ये महसूस किया गया कि नरेगा, जो मनरेगा बना बाद में, उसके कुछ प्रावधानों में ये है कि जो मिट्टी के काम है उन पर बहुत प्रमुखता है। तो स्थायी ढांचा, गांव में बने बुनियादी ढांचा, वो मनरेगा से दिखाई नहीं देता। आप किसी गांव में जाइए तो आपको तालाब खुदा जरूर मनरेगा से नजर आएगा, कोई कच्ची सड़क बनी जरूर नजर आएगी, लेकिन टिकाऊ पर संपत्ति बने ये दिखाई नहीं देता। तो फिर वहां पर भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी बहुत होती है। बिल्कुल। तो ये जो नया कानून आया है, इसमें टिकाऊ पर संपत्ति गांव में बने उनका प्रावधान जोड़ा गया है। देखिए, जल संरक्षण पर अभी बहुत जोर है। 4 जगह पर जहां पैसा खर्च करने के लिए कहा गया वहां पर जोर है। तो ये नहीं है कि विपक्ष को आलोचना नहीं करनी चाहिए। इतने महत्वपूर्ण कानून की जगह पर कोई दूसरा कानून आ रहा है तो जरूर है विपक्ष को लगता है कि उनसे क्रेडिट जाएगा उनकी सरकार से और उसके नए प्रावधान की कमियां गिनाई जाए, लेकिन यहाँ तो प्रावधान बेहतर है। तो फिर विपक्ष को लगा कि महात्मा गांधी जी के नाम पर चर्चा की जाए कि उनका नाम क्यों हटाया गया, तो उस पर भी तर्क आए। अब देखिए, 125 दिन के रोजगार की गारंटी है और इसमें तमाम बदलाव। तो कहा गया कि राज्यों पर आप बोझ क्यों बढ़ा रहे हैं, यानी केंद्र अपनी जिम्मेदारी हटा रहा। अब जो आंकड़ा है उसमें कहा गया कि राज्य का बोझ जरूर बढ़ा है, लेकिन केंद्र ने अपने पैसे को लेकर हिस्सेदारी कुल राशि में बढ़ोतरी की है और आगे और करने वाला है। तो फिर क्या राज्यों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो गांव का विकास? बिल्कुल, विकसित राष्ट्र, विकसित भारत, विकसित राष्ट्र बनाने में हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है और ऐसे में ये जो बिल लाया गया ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं विकसित राष्ट्र जब बनेगा तो उसमें इसकी भी अपनी एक अहम भूमिका नजर आएगी। फिलहाल शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही हरिकृष्ण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय न्यूज मंच को देने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बांग्लादेश में एक बार फिर से कट्टरपंथियों का कब्जा सा इस वक्त नजर आता है। हत्या, लूटपाट और आगजनी की तमाम घटनाएं इस समय आम हो चुकी है। वहां पे अल्पसंख्यक समुदाय एक बार फिर से कट्टरपंथी उपद्रवियों के निशाने पर है। युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद भीड़ उन्मादी हो चुकी है। हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को उपद्रवियों की ऐसी ही भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। दीपू पर ईश निंदा का आरोप लगाया गया था, पर अब जब जांच हुई तो जांच होने के बाद यह खुलासा हुआ कि ईश निंदा के कोई सबूत ही नहीं है।
बल्कि आपसी रंजिश की वजह से दीपू की हत्या की साजिश रची गई। फिलहाल बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर भारत में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी भारत में कड़ी कर दी गई है, खासतौर पर बॉर्डर्स पर। जानेंगे ताजा हालात अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बांग्लादेश के विरोध में भारत में हो रहे प्रदर्शन। तो बांग्लादेश पर भारतीयों का गुस्सा इस वक्त फूट पड़ा है और ये 4 तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कानपुर की, तीसरी तस्वीर है अगरतला की और चौथी तस्वीर सिलीगुड़ी की। इन चारों तस्वीरों में आपको बता दें कि एक बात कॉमन है और वो है बांग्लादेश के खिलाफ विरोध। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जिस तरीके से हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, हिंदू युवक दीपू को जिस तरीके से भीड़ ने पीट कर मार डाला, उसके बाद में उसकी लाश को पेड़ से लटका करके आग लगा दी गई, वो घटना जो पूरी सामने आई, वो पूरा वीडियो जो सामने आया, भयावह वीडियो, उसके विरोध में इस तरीके की अलग अलग जगह से भारत में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसकी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश पर किस तरीके से भारतीयों का गुस्सा इस समय नजर आ रहा है। लेकिन इन 4 तस्वीरों के अलावा दिल्ली के जेएनयू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने साबरमती ढाबे के पास प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश सरकार और हिंदू विरोधी तत्वों के खिलाफ नारेबाजी की गई और पुतले भी जलाए गए। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंसा इस समय हो रही है, उसके खिलाफ ये आक्रोश इस वक्त भारत में दिल्ली के जेएनयू में एबीवीपी की तरफ से ये जोरदार प्रदर्शन किया गया। हिंदुओं के खिलाफ जिस तरीके से कट्टरपंथी वहां पर लगातार काम कर रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके मंदिरों को जलाया जा रहा है, अल्पसंख्यक वहां इस समय खतरे में है क्योंकि उनकी संख्या भी लगातार घटती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में यूनुस सरकार चुप्पी साधे हुए है और सिर्फ जो इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही है, उन तस्वीरों पर लीपापोती करने का काम मोहम्मद यूनुस की सरकार इस समय कर रही है। लेकिन भारत में लगातार ये विरोध प्रदर्शन इस समय देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग जगह से कई तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब ये पूरी हिंसा की शुरुआत आखिर कहां से हुई थी, हादी की हत्या की गई थी, जिसके बाद में अब जब जनाजा उठाए तो उस जनाजे में काफी सारे लोग, लाखों की संख्या में लोग इस जनाजे में नजर आए हैं, जो इस तस्वीर के जरिए भी आप देख सकते हैं। हसीना सरकार के पतन में अहम रोल था हादी का और 2 हमलावरों ने गोली मारी थी, जिसके बाद में उन्हें तुरंत सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन वहां पर उनकी मौत हो गई। काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास उसे दफनाया गया है और ढाका में हमला हुआ था हादी के ऊपर, जिसके बाद में बांग्लादेश में ये पूरी हिंसा उठी। साथ ही एक चीज और है इन सब के बीच में, क्योंकि बांग्लादेश में अब से कुछ ही महीनों में चुनाव भी होने हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चुनावों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की हिंसा बांग्लादेश में की जा रही है। लेकिन सवाल घूम फिर के सिर्फ यही आता है कि आखिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में बांग्लादेश की सरकार या यूनुस सरकार नाकाम क्यों नजर है, क्यों साबित हो रही है। यूनुस सरकार को अल्टीमेटम भी इस समय दे दिया गया है। दरअसल उस्मान हादी की मौत के बाद में काफी बवाल देखने को मिला, जगह जगह से हिंसा की तस्वीरें सामने आई बांग्लादेश में और इनकलाब मंच की तरफ से 24 घंटे का अल्टीमेटम ये दिया गया है यूनुस सरकार को और कहा गया है कि गुनहगारों को शिकंजे में जल्द से जल्द दिया जाए 24 घंटे के अंदर। और अगर यूनुस सरकार एक्शन नहीं लेती तो कहीं ना कहीं हिंसा और बढ़ सकती है। ढाका के शाहबाग चौराहे पर भी जमावड़ा लोगों का ये देखने को मिला है। तो इस समय यूनुस सरकार कहीं ना कहीं दोनों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ना तो अल्पसंख्यकों को वो सुरक्षा मुहैया करवा पा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ उन्हें अल्टीमेटम मिल रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो इस तरीके की हिंसा की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, उसको लेकर भारत इस वक्त, भारतीय दूतावास जो है वो सतर्क है। वीजा आवेदन केंद्र पर कड़े बंदोबस्त इस समय किए गए हैं। इसके साथ ही भारतीय सहायक उच्चायुक्त कार्यालय की जो सुरक्षा है उसे भी बढ़ा दिया गया है। हादी की मौत के बाद से तनाव की स्थिति काफी ज्यादा बढ़ गई है और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसमें इस समय भारत में और खास तौर पर जो बॉर्डर एरिया है, जो सीमा बांग्लादेश के साथ भारत की लगती है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था इस समय कड़ी कर दी गई है। तो बांग्लादेश की एक एक स्थिति परिस्थिति पर लगातार अपनी नजर बनी हुई है। लेकिन इसी के साथ रुक कर लेते हैं न्यूज पंच में अगली महत्वपूर्ण खबर का। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई है अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां आपको बता दें कि वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाने की रणनीति के तहत अमेरिका ने एक और बड़ा कदम उठाया है। शनिवार को अमेरिकी सुरक्षा बलों ने वेनेजुएला के तट के पास में एक तेल टैंकर को समुद्र में रोककर अपने कब्जे में ले लिया।
साथ ही आपको यह भी बता दें कि ये कार्रवाई जो है वो ऐसे समय पर हुई है जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला से जुड़े प्रतिबंधित तेल टैंकरों पर तथाकथित ब्लॉकेड का ऐलान किया था। अब एक और तेल टैंकर जब्त कर लिया गया है। अमेरिकी तटरक्षक बल और रक्षा विभाग की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया, जिसको लेकर वेनेजुएला भी इस वक्त नाराज है। अमेरिकी तटरक्षक बल और रक्षा विभाग की तरफ से ये एक्शन लिया गया तेल की अवैध बुलाई को लेकर के, और साथ ही वेनेजुएला पर बड़ा आरोप भी इस समय अमेरिका की तरफ से लगाया गया है। और इसके साथ ही वेनेजुएला की तरफ से आखिर क्या कुछ जवाब दिया गया है और किस तरीके से नाराजगी व्यक्त की गई है वो भी आपको बता देते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं अखिलेश। अखिलेश, कहीं ना कहीं तेल टैंकर को कब्जे में लेने के बाद में कहीं ना कहीं दो देशों में एक बार फिर से विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आखिर इसकी मुख्य वजह क्या है और इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है? अखिलेश, देखिए, अमेरिका ने वहां वेनेजुएला के खिलाफ एक तरीके से कहे कि एक नाकेबंदी कर रखी है और उन्होंने उसका नाम दिया है ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर। ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर के तहत उन्होंने घोषणा की है कि किसी भी तेल टैंकर को न तो वेनेजुएला जाने देंगे और वेनेजुएला से बाहर निकलने वाला किसी भी टैंकर को हम बाहर नहीं निकलने देंगे। ये जो टैंकर है, ये जो टैंकर्स हैं, जो तेल के टैंकर्स है, वो वेनेजुएला की लाइफ लाइन है। वेनेजुएला की जो पूरी राजस्व है, राजस्व वहाँ के तेल के काफी भंडार है वेनेजुएला में, और अगर ये बाहर नहीं जाता है या बाहर से कोई टैंकर खाली नहीं आता है तो फिर वो बाहर नहीं जाएगा, तो एक तरीके से कहे कि वेनेजुएला की वित्तीय स्थिति जो है बहुत खराब हो जाएगी। वेनेजुएला को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी देश वेनेजुएला को घोषित कर दिया है। आतंकवादी संस्था पहले नाम सुना था, आतंकवादी देश के रूप में उन्होंने घोषित किया है वेनेजुएला को। तो निश्चित तौर पे यह एक अमेरिका का एक ऑफेंसिव है। अमेरिका ने एक तरीके से वेनेजुएला के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है, चाहे अनचाहे। उन्होंने नाम अभी तक नहीं दिया है, लेकिन जो दिल्ली में बैठे हुए जो अमेरिका के लोग हैं उनसे मेरी बात हो रही थी एक दिन, तो उन्होंने बताया कि देखिए, दबाव दो तरह का है। एक तो है कि या तो वेनेजुएला के जो शासक है, राष्ट्रपति मडूरो हैं, या तो खुद ही शासन छोड़ के चले जाएं। पिछले दिसंबर में उन्होंने एक बार, मडूरो ने एक बार ट्रंप से बात की थी और ट्रंप ने कहा था कि मैं आपको सेफ पैसेज निकलने के लिए देने को तैयार हूं, आप निकल जाइए यहाँ से, जिसके लिए मडूरो तैयार नहीं हुए। अगर तैयार नहीं हुए तो उसके बाद ट्रंप ने जो है दबाव बढ़ा दिया है और जो पूरा जो तामझाम है, आप देख रही है वेनेजुएला के चारों तरफ जो है अमेरिका के युद्धपोत घूम रहे हैं। मतलब यह है कि किसी भी समय वेनेजुएला पर आक्रमण किया जा सकता है और ट्रंप ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि वहां ग्राउंड फोर्सेस भी भेजा जा सकता है। मतलब यही स्थिति वैसी है जैसे इराक में एक समय सद्दाम हुसैन की हुई थी। सद्दाम हुसैन के खिलाफ जिस तरीके से अमेरिका ने लंबे इंतजार के बाद धीरे धीरे करके सद्दाम हुसैन को चारों तरफ से घेरा, उसके बाद इराक के खिलाफ कार्रवाई हुई। जिस तरीके से सद्दाम हुसैन को कहा गया कि वो जो है वो वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं, उसी तरह से नार्को टेररिज्म का आरोप लगाया गया वेनेजुएला के खिलाफ। और आगे आने वाले दिनों में बस इंतजार है कि किस समय अमेरिका प्रत्यक्ष आक्रमण वेनेजुएला में कर रहा है। पूरी स्थिति यही है कि किसी भी समय अमेरिका का जो है सैनिक हस्तक्षेप वेनेजुएला के अंदर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।